नमस्कार दोस्तों, मैं साकेत मौर्य सेमटेक मशीनरी में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो कि आपके रोजमर्रा के जीवन में एक अहम हिस्सा है और हम बात कर रहे हैं आटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे हमारी आपको वीडियो सबसे पहले मिले, आप फायदा उठा सकें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट। ये पॉइंट हमारा है प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। मतलब प्रोडक्शन एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिस पे पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डिपेंड करती है। यदि आपका प्रोडक्शन अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस पे डायरेक्ट तरीके से बहुत बड़ा एक हैम्पर आता है। तो दोस्तों प्रोडक्शन आटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्रोडक्शन में किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, किस किस तरीके से प्रोडक्शन होता है। पहले हम आपको बताएंगे किस किस तरीके से प्रोडक्शन होता है, फिर हम बताएंगे क्या क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सबसे पहला जो सेक्शन मैंने बताया था क्लीनिंग सेक्शन। सबसे पहले हमारी जो लेबर है, जो हमारी लोडिंग अनलोडिंग का काम करती है, वो क्या करती है, जितना भी हमें सफाई करनी है दिन भर में, जो भी प्रोडक्शन करना है आपको, जो भी ऑर्डर्स हैं उस ऑर्डर्स के हिसाब से जो भी प्रोडक्शन करना है इनिशियली, हम वो क्वांटिटी क्लीनिंग सेक्शन के लिए लगा देते हैं। और ये ज्यादातर प्लांट्स क्या करते हैं, जो ऑटोमेटिक प्लांट्स हैं, ये काम शाम को करते हैं, न कि सुबह। शाम को करते हैं तो क्लीनिंग सेक्शन का पूरा काम शाम को होता है। तो जैसे इसीलिए प्लांट जब कभी भी आपको कोई कंपनी या कोई मैन्युफैक्चरिंग का बंदा जो आपको प्लांट देगा, मशीन आपको सप्लाई करेगा, वो हमेशा क्लीनिंग सेक्शन मिलिंग से हमेशा 2 से 3 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। अब इसके पीछे का कारण, सबसे पहले क्लीनिंग होगा। आप 3 से 4 घंटे में, सपोज दैट आपने 1 टन गेहूं को सफाई कर ली 2 घंटे में, 2 घंटे या 3 घंटे में। सफाई करने के बाद इस गेहूं में हम टैंक में भेजते हैं और उसमें हम मॉइस्चर मिक्स करते हैं, पानी मिक्स करते हैं। पानी मिक्स करने के बाद हमें उस गेहूं को 6 से 8 घंटा छोड़ना पड़ता है। तो लेबर क्या करती है, शाम को 6 बजे से स्टार्ट करती है, लगभग 9 बजे तक, 10 बजे तक अपना क्लीनिंग करके वो सो जाते हैं। फिर सुबह वो उठते हैं 8 से 9 बजे से, फिर प्लांट चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर मिलिंग सेक्शन स्टार्ट होता है, मिलिंग एंड सीविंग सेक्शन। अब ये मॉइस्चर क्यों मिक्स किया जाता है? मॉइस्चर मिक्स करने का सबसे बड़ा कारण होता है कि उसके ऊपर का जो छिलका है वो थोड़ा मुलायम हो जाए, तो चोकर बहुत आसानी से निकलता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि आटे की जो क्वालिटी है और इनहेंस होती है, जलता नहीं है आटा। अब अगला पॉइंट होता है कि पिसाई होता है। पिसाई होने के बाद फिर हमारी जो छनाई होती है आटे की, छान के जो प्योर आटा हमारा बाहर आता है, वो पैकेजिंग सेक्शन में चला जाता है। ये टोटल प्रोसेस हुआ। अब क्या होता है, किन किन बातों को इस प्रोडक्शन को करते समय ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली, आपका ऑपरेटर बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर पे ही डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्शन की क्वालिटी। यदि उसको ये पता नहीं है कि चक्की में हमें प्रेशर कितना लगाना है, किस प्रेशर पे हमें चक्की को अप्लाई करना है, तो समझो आटे की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो बैकग्राउंड आ सकता है। दूसरी चीज, जो ऑपरेटर होता है वो थोड़ा सा टेक्निकल भी होना चाहिए कि मशीन में, क्योंकि मशीन जब 8 से 10 घंटे चलती है तो उसमें छोटा मोटा कोई दिक्कत हमेशा आता रहता है। तो एक तरीके से जो प्रोडक्शन का आदमी होता है वो टेक्निकल भी होना बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यदि आप जैसे आमतौर पे आप कोई दिक्कत आ गई, आप कंपनी को कॉल करोगे, कंपनी बोलेगी हम 10 घंटे, 20 घंटे, 2 दिन, 4 दिन में हम सर्विस देंगे, तो क्या आप 4 दिन अपने प्लांट को बंद रखेंगे? तो यहाँ पे प्रोडक्शन का स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो प्रोडक्शन का जो, और आपको एक टूल रूम बनाना पड़ेगा, छोटा सा टूल रूम, जिसमें जो रनिंग पार्ट्स हैं वो आप रखिए, बैरिंग वगैरह हो गया, ठीक है, छोटे मोटे शाफ्ट्स हो गए, ठीक है, कुछ पट्टे हो गए, जितने रनिंग पार्ट्स होते हैं वो आपको पहले सेव करके रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका प्लांट कभी ब्रेकडाउन भी करेगा तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो ऑपरेटर बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अब बात आती है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी में आपको सबसे पहले ध्यान देना, हाइजीन मेंटेन करना है आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। साफ सुथरा होना चाहिए, साफ सफाई एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, डेली सफाई होनी चाहिए मशीन पे, जिससे हाइजीन, कीड़े वगैरह ये सब चीजों की, ये फूड प्रोडक्ट है। टैंक की सफाई रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, ऐसा ना हो उसमें कीड़े मकोड़े आप वही पीस रहे हैं। ठीक है, तो आप जब गेहूं की सफाई प्रॉपर हो, मशीन कर पा रही है कि नहीं, वो आप चेक करते रहिए। ठीक है, आटे के सैंपल्स को लेके के आप चेक करिए कि प्रॉपर वो सैंपलिंग अच्छा है या नहीं है वो सैंपल। तो उसके बिहाफ पे आपको क्वालिटी को कंट्रोल करना होता है कई पॉइंट्स पे। आप जब वो प्रोडक्ट निकालोगे मार्केट में, तो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा और मार्केट में अच्छे से बिकेगा और आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा चलेगा। तो प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल जान होती है एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। तो आप इस पे
पूरा जो मैंने डिटेल्स बताया आपको आई होप समझ में आया होगा। दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं 7वां पॉइंट, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। दोस्तों किसी भी बिजनेस के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हम प्रोडक्ट बना चुके हैं, अब हमें प्रोडक्ट को सामने मार्केट में उतारना है, सप्लाई करना है, तो उसके लिए ब्रांडिंग मार्केटिंग बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ब्रांडिंग मार्केटिंग एक कस्टमर तक हमारी रीच को बनाता है, हमारे पहुंच तक बनाता है। तो दोस्तों आटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपके मॉडल के हिसाब से आमतौर पे 3 मॉडल पे काम होता है। एक तरीका ये है कि आपने चक्की लगा लिया अपने बिजनेस में और आप गेहूं को कोई कस्टमर आ रहा है, बोला मेरा आटा पीस के दे दो, वो अलग ब्रांडिंग की विशेष जरूरत नहीं होती, क्योंकि लोकल एरिया में काम किया जाता है। दूसरा तरीका है कि आप किसी अर्बन एरिया में रहते हो, सेमी अर्बन में रहते हो, वहाँ के लोग ज़्यादातर हॉस्टलर्स होते हैं, बाहर के लोग रहते हैं, तो उनके पास खेती बाड़ी नहीं होती, तो डायरेक्ट आटा खरीद के खाते हैं। लेकिन वो उनकी पेन एरिया क्या है, वो परेशान है मिलावट से। आप इस पेन को पकड़ के ब्रांडिंग कर सकते हो कि आप यदि हमारे यहाँ आटा लाते हो, तो आटा लेने आते हो, तो हम आपको आपके आँख के सामने, आपके ठीक सामने हम पीस के आपको बिना मिलावट का आटा हम आपको देंगे, आपको अच्छी कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, इसी में सेम में एक तीसरा बिजनेस है। यदि कोई सोसाइटी है, कोई बड़ी सोसाइटी है और उस सोसाइटी में अपने प्रोडक्ट को आप बेचना चाह रहे हो, तो आप वहाँ पे जाके अपने पंपलेट्स वगैरह बना के आप लिफ्ट्स में बांट सकते हो, फ्लैट में बांट सकते हो। तीसरा तरीका हुआ कि आप कुछ सैंपल बना के 1-1 केजी 2-2 केजी का आप उस फ्लैट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और फीडबैक ले सकते हैं। तो फीडबैक के थ्रू आपके पास मोबाइल नंबर, उनका डेटाबेस आ जाता है, और जब आपके पास डेटाबेस आ गया तो आप उस डेटाबेस के भी आपके व्हाट्सएप मार्केटिंग ऑर्डर्स वगैरह भी ले सकते हैं। ये हमने मेथड क्लाइंट्स के सामने बहुत, जो दिल्ली में, गाजियाबाद में, नोएडा में हमने काफ़ी यूज किया और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब बात आती है तीसरा, यदि कोई ऑटोमेटिक प्लांट लगा रहा है और उसका प्लान है कि ब्रांडिंग करना है, अच्छी ब्रांडिंग करना है, तो आप ये मैं बता दूं, जैसे ही ब्रांडिंग की बात आती है तो तुरंत उसमें कनेक्ट हो जाता है नेटवर्क सेल्स, क्योंकि इन कस्टमर को माल आप नहीं बेच सकते। अब आपके पास कितना बड़ा नेटवर्क है, अब नेटवर्क सीधा डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कितने अच्छे मार्जिन पे बेच रहे हो। जितना ज्यादा नेटवर्क को फायदा होगा, उतना ज्यादा आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा। ये ब्रांडिंग की सबसे पहला स्टेप्स होता है। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि पहले वो हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, अभी बना है नहीं, पहले टीवी पे ऐड चला दो, चीजों को दिखाना स्टार्ट करो। मेरे भाई, टीवी पे ऐड चला दोगे, सब जगह लोग जान भी जाएंगे, लेकिन दुकानों पे जब वो खरीदने जाएंगे आपका प्रोडक्ट ही नहीं दिख रहा है, तो फिर प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? तो सबसे पहले आपको नेटवर्क सप्लाई करना है, कोई मार्केटिंग स्टार्टिंग में नहीं करनी है। ये स्ट्रेटेजी जितनी लोगों ने किया कि मैंने देखा कि एक स्मॉल स्केल में जो 50 लाख 1 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट के काम करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें फेल हो जाता है। तो आपको सबसे पहले नेटवर्क सप्लाई करना है। आप बस दिमाग ये लगाओ कि अपनी डीलर नेटवर्क पे, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क पे, होलसेल नेटवर्क पे, रिटेल नेटवर्क पे, डीलर पे यदि माल आप बेचना है तो आप डीलर को अच्छी मार्जिन कैसे देंगे? ठीक है, डीलर को यदि आप अच्छी मार्जिन देंगे तो जाहिर सी बात है आपके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, होलसेलर को देगा, रिटेलर्स को देगा, और आपका जो प्रोडक्ट है काफी मार्केट में वो फैल जाएगा। और जब कोई कस्टमर जाता है दुकान पे तो सिर्फ यही पूछता है, मुझे भैया आटा चाहिए, और आप मान लो एक दुकान पे 5 ब्रांड रखी है और उसमें से आपकी एक ब्रांड है, तो जरूर बिकेगी। और ये आपकी प्राइसिंग अच्छी है, आपका जो है मार्जिन अच्छा है, मेन चीज मार्जिन इनिशियली। ठीक है, फिर जब आपका प्रोडक्ट आप मार्केट में लैंड कर चुका है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने चल गया और डीलर्स को सप्लाई कर रहा है, इसका मतलब आप ये समझो कि लोग आपकी ब्रांड को, लोग आसपास के लोग जानना स्टार्ट कर दिए। अब उस समय आप ब्रांडिंग कर सकते हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी वो ब्रांडिंग काम करेगी कस्टमर को बढ़ाने के लिए कि भाई दुकान पे मिल रहा है, ये भी ब्रांड अच्छी है, ये भी हम ले सकते हैं। तो एक ब्रांडिंग का ये मेथड होता है। और जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टिंग में आटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जो ब्रांड करना चाहते हैं, उनका सबसे बड़ा पेन क्या होता है? हमारा फुल प्रोडक्शन सप्लाई हो पाना, और फुल प्रोडक्शन इनिशियली आपका पूरा ब्रांडिंग में नहीं जा सकता। तो आपको एक रेशियो सेट करना पड़ेगा कि कितना % रेशियो हमें एक बिना ब्रांड के सप्लाई करना है और कितना % रेशियो हम ब्रांडिंग करना है। क्योंकि आप सपोज डेली 5 टन आटा बनाते हो, तो 5 टन आटा इनिशियली ब्रांडिंग नहीं कर सकते, ना आपका माल बिक पाएगा। आपको क्या करना है, उसमें से लगभग 80% 90% कोशिश करना है कि हम सप्लाई 50 किलो की बोरी में सप्लाई करें।
50 बड़ी बॉडी में सप्लाई करें, दुकानों को दें, छोटी छोटी दुकानों को हम सप्लाई करें, होटल्स को सप्लाई करें, ढाबे को सप्लाई करें, टिफिन सर्विसेज जहाँ पे वहाँ पे, हॉस्टल्स में सप्लाई कर सकते हैं, मेस में जहाँ सप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा तरीका होता है, क्योंकि आपको जिंदा रखेगा लूज मार्केट और आपका नाम बनाएगा ब्रांड वाला मार्केट। तो आपको दोनों को बैलेंस करके चलना है, तब आप सस्टेन कर पाओगे। ये नहीं कि इनिशियली हम ब्रांडिंग करने लगे। ज्यादातर नए जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो नए आटा मैन्युफैक्चरिंग काम, यही भी गलती बहुत ज्यादा करते हैं।